नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप। तो अपन इंजीनियरिंग सर्विसेज का जीएस पार्ट कर रहे थे, जिसमें अपन मटेरियल साइंस पढ़ रहे थे। तो आज अपन सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, क्रिस्टलोग्राफिक इम्परफेक्शंस। ठीक है। क्रिस्टल्स आर नेवर परफेक्ट। डिफेक्ट्स और इम्परफेक्शन इन क्रिस्टल में भी क्लासिफाइड एज पॉइंट डिफेक्ट, लाइन डिफेक्ट एंड प्लेन डिफेक्ट। क्रिस्टल जो होते हैं कभी परफेक्ट नहीं होते। जो डिफेक्ट्स होते हैं या कि इम्परफेक्शंस होते हैं क्रिस्टल में, उसको क्लासीफाई किया जा सकता है कैसे? पॉइंट डिफेक्ट्स, लाइन डिफेक्ट्स एंड प्लेन डिफेक्ट्स। The presence of defects affects the properties of the crystal quite sensitively. डिफेक्ट्स की वजह से जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं क्रिस्टल की, वो काफ़ी अफेक्ट हो जाती हैं। ठीक है। सम डिफेक्ट्स आर डिज़ायरेबल एंड दे आर सम टाइम इंट्रोड्यूस डेलिबरेटली टू कंट्रोल द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द क्रिस्टल। कुछ डिफेक्ट जो होते हैं वो बहुत ही डिज़ायरेबल होते हैं, ज़रूरी होते हैं, जिसकी जिसकी वजह से कभी कभी अपन मतलब खुद से ये डिफेक्ट्स को इंट्रोड्यूस कराते हैं ताकि अपन क्रिस्टल के प्रॉपर्टीज़ पे कंट्रोल रख सकें। ठीक है। पॉइंट डिफेक्ट्स इन सॉलिड में भी क्लासिफाइड एज। सॉलिड में पॉइंट्स डिफेक्ट्स कैसे कौन कौन से होते हैं देखते हैं। सबसे पहले स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स, एग्जांपल शॉर्टकी एंड फ्रेंकल डिफेक्ट। स्टोइकोमेट्री में भी डिफाइंड एज अ स्टेट फॉर आयनिक कंपाउंड वेयर इन देयर इज एग्जैक्ट रेशियो ऑफ केटायन टू एनायन एज प्रेडिक्टेड बाय केमिकल फार्मूला NaCl. Chemical formula example NaCl is stoichiometric if the ratio of Na plus ions and Cl minus ion is exactly 1. ठीक है। स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट क्या है? जैसे कि शॉर्टकी एंड फ्रेंकल डिफेक्ट। स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट को अपन स्टोइकोमेट्रिक को डिफाइन कर सकते हैं एक एज अ स्टेट आयनिक कंपाउंड के लिए जहाँ पे एग्जैक्ट रेशियो ऑफ केटायन और एनायन को अपन प्रेडिक्ट करते हैं बाय केमिकल फार्मूला। जैसे एग्जांपल एक NaCl का, तो अगर Na प्लस और Cl माइनस आयंस का रेशियो करेंगे तो एग्जैक्टली 1 आएगा। ठीक है। द रेशियो ऑफ केटायन टू एनायन इज नॉट अल्टर्ड बाय द फॉर्मेशन ऑफ ईदर फ्रेंकल और शॉर्टकी डिफेक्ट। ठीक है। रेशियो जो होता है केटायन और एनायन का, उसको अल्टर नहीं किया जाता बाय द फॉर्मेशन ऑफ ईदर या कि फ्रेंकल या कि शॉर्टकी डिफेक्ट्स। ठीक है। इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी क्या है? इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी इज द स्टेट दैट एग्जिस्ट व्हेन देयर आर इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस फ्रॉम द आयंस। ठीक है। इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी क्या है? एक ऐसा स्टेट है जब इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हो आयंस पे। ठीक है। ये थोड़ा गड़बड़ है। फिर आता है दूसरा डिफेक्ट, नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट। These defects may occur for some ceramic material in which two valence or ionic state exist for one of the ion type. ठीक है। नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स कब ऑकर होते हैं? जब कुछ सेरेमिक मटेरियल्स जिसमें दो वैलेंस या कि आयनिक स्टेट एग्जिस्ट करती है फॉर वन ऑफ द आयन टाइप। जैसे कि एग्जांपल की बात करें तो सेल्फ इंटरस्टियल डिफेक्ट, सेल्फ इंटरस्टियल डिफेक्ट, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, metal excess defect and metal deficiency defects. The four type of point defects are lattice vacancy, short four type four types of point defects. चार तरह के point defects कौन कौन से होते हैं? lattice vacancy, Schottky defect, Frankel defect, impurity atoms. Schottky defect are lattice vacancies. Schottky defects क्या होते हैं? lattice vacancies होते हैं। Frankel defects are atom in interstitial position in the lattice. Frankel defect क्या होते हैं? atoms होते हैं कहाँ पे? इंटरस्टिशियल पोजीशन पे इन लैटिस। दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट आर नॉर्मली फाउंड इन आयनिक एंड मेटेलिक क्रिस्टल। इस तरह के डिफेक्ट नॉर्मली कहाँ देखने को मिलते हैं? आयनिक और मेटेलिक क्रिस्टल में। ठीक है। एन एनायन वैकेंसी इन अ क्रिस्टल में ट्रैप अ फ्री इलेक्ट्रॉन। एनायन वैकेंसी क्रिस्टल में फ्री इलेक्ट्रॉन को ट्रैप कर सकता है। ठीक है। दिस यूनिट इज कॉल्ड, इसको क्या बोलते हैं? एफ सेंटर। द इलेक्ट्रॉन इज लूजली बाउंड टू द एनायन वैकेंसी। जो इलेक्ट्रॉन होता है लूजली बाउंड होता है एनायन वैकेंसी से। दिस कॉज एब्जॉर्प्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन विजिबल रेंज। जिसकी वजह से क्या होता है? एब्जॉर्प्शन होता है इसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का इन विजिबल रेंज। सो आयनिक क्रिस्टल विद एफ सेंटर अपीयर्ड कलर, जिसकी वजह से आयनिक क्रिस्टल जो होता है एफ सेंटर के साथ वो कलर्ड अपीयर होता है। टू टाइप्स ऑफ लाइन डिफेक्ट्स कौन कौन से हैं? सबसे पहले एज डिसलोकेशन, दूसरा कौन सा है? स्क्रू डिसलोकेशन। Dislocation occur in a crystal due to slipping of one portion of the crystal with respect to other by distance of one atomic spacing. Dislocation crystal में occur क्यों होता है? Due to slipping of one portion of the crystal with respect to other by a distance of one atomic spacing. The direction and magnitude of the slip को कैसे डिनोट करते हैं? बाय द बर्गर वेक्टर से। डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड, स्लिप के डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड को डिनोट करते हैं बर्गर वेक्टर से। Dislocation line is the line on the slip plane that separate the slipped and unclipped portion of the crystal. ठीक है। डिसलोकेशन लाइन कौन सी लाइन होती है स्लिप प्लेन पे? जो कि सेपरेट करती है स्लिप्ड और अनक्लिप्ड पोर्शन को
क्रिस्टल के स्लिप्ड और अनक्लिप्ड पोर्शन को, ठीक है। इन एज डिसलोकेशन द बर्गर वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द डिसलोकेशन लाइन। एज डिसलोकेशन में जो बर्गर वेक्टर होता है वो परपेंडिकुलर होता है किससे, डिसलोकेशन लाइन से। एंड इन स्क्रू डिसलोकेशन जो बर्गर वेक्टर होता है वो पैरेलल होता है डिसलोकेशन लाइन से। एंड इन स्क्रू डिसलोकेशन द बर्गर वेक्टर इज पैरेलल टू द डिसलोकेशन लाइन। एज डिसलोकेशन कैन इजिली मूव इन अ क्रिस्टल। एज डिसलोकेशन इजिली मूव करता है कहाँ, क्रिस्टल में। ड्यू टू दिस द शियर स्ट्रेंथ ऑफ क्रिस्टल इज वेरी लो। इसकी वजह से जो शियर स्ट्रेंथ होता है क्रिस्टल की बहुत ही लो होती है। टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ क्रिस्टल द मूवमेंट ऑफ द डिसलोकेशन मस्ट बी इम्पेडेड, ठीक है। इस क्रिस्टल की स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने के लिए जो मूवमेंट होता है डिसलोकेशन का वो इम्पेडेड होना चाहिए, मतलब मूवमेंट होना चाहिए डिसलोकेशन का, ठीक है। एज डिसलोकेशन कैन ईजिली मूव इन अ क्रिस्टल। एज डिसलोकेशन ईजिली मूव करता है क्रिस्टल में। ड्यू टू दिस इसकी वजह से शियर स्ट्रेंथ जो क्रिस्टल की होती है बहुत ही लो हो जाती है। अपन को इंक्रीज क्रिस्टल की स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने के लिए जो डिसलोकेशन का मूवमेंट है उसको कराना चाहिए, ठीक है। देयर आर सेवरल मेथड्स ऑफ इम्पेडिंग द मूवमेंट ऑफ डिसलोकेशन। बहुत सारे मेथड हैं डिसलोकेशन को कराने के लिए। वन ऑफ द मेथड इज टू इंक्रीज द डेंसिटी ऑफ डिसलोकेशन। एक मेथड है डेंसिटी के डिसलोकेशन की डेंसिटी को इंक्रीज करना, इसको बोलते हैं वर्क हार्डनिंग, ठीक है। क्रिस्टल इम्परफेक्शन कॉज चेंज इन यील्ड पॉइंट, सेमी कंडक्टिविटी एंड डक्टिलिटी। क्रिस्टल इम्परफेक्शन क्या की वजह से क्या होता है, यील्ड पॉइंट में चेंज आता है, सेमी कंडक्टिविटी और डक्टिलिटी में चेंज आता है, ठीक है। थ्री टाइप्स ऑफ प्लेन डिफेक्ट्स कौन कौन से हैं, ग्रेन बाउंड्रीज, स्टैकिंग फॉल्ट एंड ट्विन बाउंड्री। प्योर मेटल कंसिस्टिंग ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम। प्योर मेटल में सिर्फ एक तरह के एटम होता है। बट इन रियलिटी इम्प्योरिटी और फॉरेन एटम विल ऑलवेज बी प्रेजेंट। बट रियलिटी में इम्प्योरिटी और फॉरेन एटम्स हमेशा प्रेजेंट होते हैं। एंड सम विल एग्जिस्ट इन, और कुछ एज अ क्रिस्टलाइन पॉइंट डिफेक्ट्स की तरह एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ द फेमिलियर मेटल आर नॉट हाईली प्योर, रादर दे आर अलॉयज इन विच इम्प्योरिटी एटम हैव बीन एडेड इंटेंशनली। बहुत सारे फेमिलियर मेटल्स जो होते हैं वो बहुत ही हाईली प्योर नहीं होते, जबकि वो अलॉय होते हैं जिसमें इम्प्योरिटी एटम्स एडिट किया जाता है इंटेंशनली, ठीक है, ताकि स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स को अपन इम्पार्ट कर सकें उस मटेरियल पे, ठीक है। अलॉइंग इज डन टू इंक्रीज मैकेनिकल स्ट्रेंथ, कोरोजन स्ट्रेंथ। अलॉइंग किया जाता है अपन ताकि अपन मैकेनिकल स्ट्रेंथ और कोरोजन स्ट्रेंथ को बढ़ा सकें। जैसे कि एग्जांपल की बात करें तो अलॉइंग ऑफ सिल्वर विथ कॉपर इंक्रीज मैकेनिकल स्ट्रेंथ विदाउट डिप्रिसिएटिंग द कोरोजन रेजिस्टेंस एप्रिसिएबली। जैसे कि अपन सिल्वर में कॉपर अलॉइंग मतलब सिल्वर को अलॉय करते हैं विद कॉपर ताकि अपन उसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर सके बिना उससे कोरोजन रेजिस्टेंस को डिक्रीज किए हुए, ठीक है। प्योर सिल्वर जो होता है वो हाईली कोरोजन रेजिस्टेंट होता है। प्योर सिल्वर इज हाईली कोरोजन रेजिस्टेंट। एडिशन ऑफ इम्प्योरिटी एटम टू मेटल विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉलिड सॉल्यूशन और न्यू काइंड ऑफ सेकेंड फेज। इम्प्योरिटी एटम्स मेटल में इम्प्योरिटी एटम्स के एडिशन की वजह से क्या होता है, सॉलिड सॉल्यूशन का फॉर्मेशन होता है या कि नए काइंड ऑफ सेकंड फेज का फॉर्मेशन होता है। डिपेंडिंग ऑन द काइंड, ये डिपेंड करता है किस तरह की इम्प्योरिटी अपन ने मेटल पे ऐड करी है, ठीक है, किस तरह की इम्प्योरिटी और कितने कंसंट्रेशन और टेम्परेचर ऑफ अलॉय को ऐड किया, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन द काइंड ऑफ इम्प्योरिटी देयर कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर ऑफ अलॉय, ठीक है। फिर बात करते हैं सॉल्वेंट की। सॉल्वेंट क्या है, रिप्रेजेंट द एलिमेंट और कंपाउंड दैट इज प्रेजेंट इन ग्रेटेस्ट अमाउंट इन सॉलिड सॉल्यूशन। सॉल्वेंट क्या रिप्रेजेंट करता है, ये एलिमेंट या कि कंपाउंड को रिप्रेजेंट करता है जो कि बहुत ही ग्रेटेस्ट अमाउंट में प्रेजेंट होता है सॉलिड सॉल्यूशन में, ठीक है। ये क्या होता है, एक होस्ट एटम्स होता है, इट इज होस्ट एटम्स। फिर सॉल्यूट क्या होता है, इट इज प्रेजेंट इन माइनर कंसंट्रेशन। सॉल्यूट जो होता है बहुत ही माइनर कंसंट्रेशन में प्रेजेंट होता है, ठीक है। इम्प्योरिटी पॉइंट डिफेक्ट आर फाउंड इन सॉलिड सॉल्यूशन ऑफ विच देयर आर टू टाइप्स, ठीक है। इम्प्योरिटी पॉइंट डिफेक्ट जो मिलता है वो सॉलिड सॉल्यूशन में मिलता है जो कि दो तरह का होता है, सब्स्टिट्यूशनल एंड इंटरस्टिशियल, ठीक है। सब्स्टिट्यूशनल की बात करें तो सॉल्यूट और इम्प्योरिटी एटम्स रिप्लेस और सब्स्टिट्यूट फॉर द होस्ट एटम। सॉल्यूट या कि इम्प्योरिटी एटम को रिप्लेस किया जाता है फॉर द होस्ट एटम्स, ठीक है। फैक्टर अफेक्ट्स द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट डिजॉल्व इन सॉलिड सॉल्यूशन, ठीक है। अब देखते हैं विच फैक्टर्स अफेक्ट द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट जो कि सॉलिड सॉल्यूशन में डिजॉल्व होता है। सबसे पहले एटॉमिक साइज फैक्टर, एटॉमिक रेडियाई बिटवीन द टू एटम्स लेस देन 15%। जो एटॉमिक रेडियाई होता है दो एटम्स टाइप्स सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच की, वो 15% से कम होती है, ठीक है। देन क्रिस्टल स्ट्रक्चर, बोथ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट शुड हैव सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर। दोनों सॉल्यूट और सॉल्वेंट का सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर होना चाहिए जो दैट इज FCC होना चाहिए, ठीक है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर।
FCC डिजॉल्व FCC इन ग्रेट अमाउंट, ठीक है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, the more electropositive one element and more electronegative the other, the greater is the likelihood that they will form an intermetallic compound instead of substitutional, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एक एलिमेंट होगा और जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव दूसरा एलिमेंट होगा, उतनी ज़्यादा चांसेस हैं, द ग्रेटर इज़ द लाइक्लीहुड दैट दे विल फॉर्म, उतना ज़्यादा चांसेस है कि वो इंटरमेटेलिक कंपाउंड बनाए इंस्टीड ऑफ सब्स्टिट्यूशनल कंपाउंड की जगह, ठीक है। वैलेंसीज क्या होता है, वैलेंसेस, a metal will have more of tendency to dissolve another metal of higher valency than one of the lower valency, ठीक है। एक मेटल के पास ज़्यादा टेंडेंसी होती है दूसरे मेटल में डिजॉल्व होने की ऑफ हायर वैलेंसी देन ऑफ लोअर वैलेंसी, ठीक है। जिस मेटल की हायर वैलेंसी है उसमें एक मेटल की डिजॉल्व होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं कंपेयर टू लोअर वैलेंसी। फॉर इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन, impurity atoms fill the voids or interstices among the host atoms, ठीक है। इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन में के लिए जो इम्प्योरिटी एटम होता है वो voids को फिल करते हैं या कि इंटरस्टिसीज को among the host atom, ठीक है। फॉर मेटेलिक मटेरियल दैट हैव रिलेटिवली हाई एटॉमिक पैकिंग फैक्टर, दीज इंटरस्टिशियल पोजीशंस आर रिलेटिवली स्मॉल, ठीक है। मेटेलिक मटेरियल्स के लिए जिनके पास रिलेटिवली हाई एटॉमिक पैकिंग फैक्टर होता है, ये जो उनके लिए जो इंटरस्टिशियल पोजीशंस होती हैं वो बहुत ही स्मॉल होती हैं, ठीक है। कंसिक्वेंटली द एटॉमिक डायमीटर ऑफ इंटरस्टिशियल इम्प्योरिटी मस्ट बी सब्सटेंशियली स्मॉलर देन दैट ऑफ होस्ट एटम्स, ठीक है। जिसकी वजह से जो एटॉमिक डायमीटर होता है इंटरस्टिशियल इम्प्योरिटी का वो सब्सटेंशियली स्मॉलर होता है कंपेयर टू होस्ट एटम्स, ठीक है। कार्बन फॉर्म एन इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन व्हेन एडेड टू आयरन, कार्बन एक इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन फॉर्म करता है जब उसको आयरन में ऐड करते हैं, ठीक है। द मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन कितना होता है, 2%। द एटॉमिक रेडियस ऑफ कार्बन एटम इज मच लेस देन दैट ऑफ आयरन, जो एटॉमिक रेडियस होती है कार्बन की बहुत ही कम होती है एज कम्पेयर टू आयरन, ठीक है। द एटॉमिक बिलो डिसलोकेशन आर इन टेंशन एंड अबव डिसलोकेशन आर इन कंप्रेशन, जो एटम्स होते हैं बिलो डिसलोकेशन वो टेंशन में होते हैं और एटम्स अबव डिसलोकेशन वो कंप्रेशन में होते हैं, ठीक है। वन कैन ईजिली ऑब्जर्व दैट द स्पेस फॉर एटम इज लेस above the dislocation and more space is available for the atoms below the dislocation। अपन easily ये पता लगा सकते हैं कि जो स्पेस होता है एटम्स के लिए वो above the dislocation बहुत ही कम होता है और बहुत ही ज़्यादा स्पेस होता है below the dislocation, ठीक है। thus these atoms are in stress and strain fields, जिसकी वजह से ये एटम्स स्ट्रेस और स्ट्रेन में रहते हैं, ठीक है। hence the dislocation is always surrounded by stress and strain fields, जिसके वजह से डिसलोकेशन हमेशा स्ट्रेस और स्ट्रेन फील्ड से सराउंडेड रहता है। सिमिलरली अ स्क्रू डिसलोकेशन इज ऑल्सो सराउंडेड बाई स्ट्रेन एंड स्ट्रेस फील्ड, इसी सेम तरह से स्क्रू डिसलोकेशन भी स्ट्रेस और स्ट्रेन फील्ड से सराउंडेड रहता है, ठीक है। फिर बात करते हैं डिसलोकेशन ऑफ सेम साइन ऑन सेम और नियर बाई प्लेन्स रिपेल ईच अदर, जो डिसलोकेशन सेम साइन या कि नियर बाई प्लेन्स के होते हैं वो एक दूसरे को रिपल करते हैं, ठीक है। डिसलोकेशन ऑफ अपोजिट साइन ऑन द सेम और द नियर बाई प्लेन्स अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। अपोजिट साइन अट्रैक्ट ईच अदर, सेम साइन रिपल ईच अदर, ठीक है। इफ दे अपोजिट साइन डिसलोकेशन आर ऑन द सेम प्लेन दे एनिहिलेट एंड लीव परफेक्ट लैटिस, ठीक है। अगर अपोजिट साइन डिसलोकेशन सेम प्लेन में है तो वो परफेक्ट लैटिस को छोड़ते हैं, ठीक है। मतलब लीव्स बैक द परफेक्ट लैटिस, पीछे परफेक्ट लैटिस को छोड़ देते हैं, ठीक है। If they are on adjacent planes, they annihilate and leave vacancy or interstitial। अगर ये adjacent planes में है opposite scientific location तो क्या छोड़ते हैं, वैकेंसी और interstitials फॉर्म करते हैं। फिर बात करते हैं इंटरफेशियल डिफेक्ट्स की, ठीक है। सबसे पहले एक्सटर्नल सरफेस, इट इज़ द बाउंड्री एट विच द क्रिस्टल स्ट्रक्चर टर्मिनेट्स, ये वो बाउंड्री है जहाँ पे क्रिस्टल स्ट्रक्चर टर्मिनेट हो जाता है, ठीक है। एटम्स एट द सरफेस आर नॉट बॉन्डेड टू मैक्सिमम, एटम्स जो होता है सरफेस पे वो मैक्सिमम के लिए बॉन्ड ऐसा नहीं है कि मैक्सिमम तक वो रीच करेगा, ठीक है। नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर एंड देयरफॉर आर इन हायर एनर्जी स्टेट, ठीक है। ये जो एक्सटर्नल सरफेस होता है वो बहुत ही हायर एनर्जी स्टेट्स पे होता है। टू रिड्यूस दिस एनर्जी दे टेंड टू मिनिमाइज द सरफेस एरिया, इस एनर्जी को रिड्यूस करने के लिए अपन सरफेस एरिया को मिनिमाइज करते हैं, जैसे कि लिक्विड ड्रॉपलेट बिकम स्पेरिकल, सरफेस एरिया छोटा हो गया, ठीक है। ग्रेन बाउंड्रीज की बात करें, ग्रेन बाउंड्रीज आर बाउंड्री सेपरेटिंग टू क्रिस्टल, ग्रेन बाउंड्री वो बाउंड्री होती है जो दो क्रिस्टल को सेपरेट करती है, ठीक है। हैव डिफरेंट क्रिस्टलोग्राफिक ओरिएंटेशन विद इन अ पॉलीक्रिस्टलाइन मटेरियल, एक ही पॉलीक्रिस्टलाइन मटेरियल में डिफरेंट क्रिस्टलोग्राफिक ओरिएंटेशन होता है। व्हेन द मिसमैच इन ओरिएंटेशन बिटवीन एडजेसेंट बाउंड्रीज इज स्मॉल, जब मिसमैच ओरिएंटेशन जब
ओरिएंटेशन एडजेसेंट बाउंड्रीज के ओरिएंटेशन में मिसमैच होता है और वो मिसमैच स्मॉल होता है, देन दे आर कॉल्ड स्मॉल एंगल ग्रेन बाउंड्री और टिल्ट बाउंड्री, ठीक है। व्हेन द एंगल ऑफ मिस ओरिएंटेशन पैरेलल टू द बाउंड्री इट इज़ कॉल्ड ट्विस्ट बाउंड्री। जब मिस ओरिएंटेशन का एंगल पैरेलल होता है बाउंड्री या कि ग्रेन से तो उसको बोलते हैं ट्विस्ट बाउंड्री, ठीक है। द एटम आर बॉन्डेड लेस रेगुलरली अलॉन्ग अ ग्रेन बाउंड्री एंड दस बाउंड्रीज आर इन हाई एनर्जी। जो एटम होता है बहुत ही कम उस पर बॉन्ड होता है रेगुलरली ग्रेन बाउंड्री से, जिसकी वजह से बाउंड्री जो होता है हाई एनर्जी स्टेट में रहता है। द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ डिग्री ऑफ मिस ओरिएंटेशन। इस एनर्जी का जो मैग्नीट्यूड होता है वो फंक्शन किसका है, डिग्री ऑफ मिस ओरिएंटेशन का, मतलब बीइंग लार्ज फॉर हाई एंगल बाउंड्रीज। ग्रेन बाउंड्रीज आर केमिकली मोर रिएक्टिव दैन द ग्रेन देमसेल्फ। जो ग्रेन बाउंड्रीज होती हैं वो केमिकली ज़्यादा रिएक्टिव होती हैं ग्रेन के कंपेरिजन में भी, ठीक है। फर्दर मोर द इम्प्योरिटी ऑफ एटम्स प्रिफरेंशियली सेग्रीगेट अलॉन्ग दीज बाउंड्रीज बिकॉज ऑफ देयर हाई एनर्जी स्टेट, ठीक है। जो इम्प्योरिटी एटम्स होते हैं वो सेग्रीगेट किया जाता है अलॉन्ग दीज बाउंड्रीज, क्यों, बिकॉज ऑफ देयर हाई एनर्जी स्टेट। द टोटल इंटरफेशियल एनर्जी इज लोअर फॉर कोर्स ग्रेन मटेरियल एज कम्पेयर टू फाइन ग्रेन वंस बिकॉज ऑफ द लेस टोटल बाउंड्री एरिया। जो टोटल इंटरफेशियल एनर्जी होता है वो लोअर होता है फॉर कोर्स ग्रेन मटेरियल एज कम्पेयर टू फाइन ग्रेन, क्यों, बिकॉज ऑफ लेस टोटल बाउंड्री एरिया, बहुत ही कम बाउंड्री एरिया के होने की वजह से, ठीक है। फिर बात करते हैं ट्विन बाउंड्रीज की। इट इज स्पेशल टाइप ऑफ ग्रेन बाउंड्री सच दैट एटम ऑन वन साइड ऑफ द बाउंड्री आर मिरर इमेज ऑफ द एटम ऑन द अदर साइड, ठीक है। ये एक स्पेशल टाइप की ग्रेन बाउंड्री है सच दैट एटम ऑन वन साइड ऑफ द बाउंड्री, एक साइड बाउंड्री के एक साइड के एटम वो क्या होता है, मिरर इमेज ऑफ एटम ऑन द अदर साइड, मिरर इमेज ऑफ द एटम ऑन द अदर साइड ऑफ द बाउंड्री, ठीक है। द रीजन ऑफ मटेरियल बिटवीन दीज बाउंड्रीज इज कॉल्ड ट्विन, ठीक है। इस रीजन के मटेरियल के बिटवीन दीज बाउंड्रीज उसको बोलते हैं ट्विन। एनीलिंग ट्विन्स आर टिपिकली फाउंड इन एफसीसी क्रिस्टल स्ट्रक्चर। जो एनीलिंग ट्विन होता है टिपिकली कहाँ मिलता है, एफसीसी क्रिस्टल स्ट्रक्चर में, ठीक है। वाइल मैकेनिकल ट्विन्स आर फाउंड इन बीसीसी एंड एचसीपी मेटल्स, ठीक है। स्टैकिंग फॉल्ट्स दीज आर फाउंड इन एफसीसी मेटल्स व्हेन देयर इज इंटरप्शन इन एबीसी स्टैकिंग सीक्वेंस, ठीक है। स्टैकिंग फॉल्ट्स कहाँ मिलता है, ये मिलता है एफसीसी मेटल्स में व्हेन जब इंटरप्शन होता है किसमें, एबीसी स्टैकिंग सीक्वेंस में, ठीक है, ऑफ क्लोज पैक्ड एटम्स। एससीपी में भी स्टैकिंग फॉल्ट होता है, ठीक है। एससीपी हैज़ ऑल्सो स्टैकिंग फॉल्ट। फिर बात करते हैं फेज बाउंड्रीज की। फेज बाउंड्रीज क्या होता है, बाउंड्रीज सेपरेटिंग टू डिफरेंट फेजेस हैविंग डिफरेंट मैकेनिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। फेज बाउंड्री क्या होता है, वो ऐसी बाउंड्री जो दो डिफरेंट फेज को सेपरेट करते हैं हैविंग डिफरेंट मैकेनिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। फिर बात करते हैं फेरोमैग्नेटिक डोमेन बॉल्स की। बाउंड्री दैट सेपरेट्स रीजन हैविंग डिफरेंट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटाइजेशन इज टर्म्ड एज डोमेन बॉल। ऐसी बाउंड्री जो कि सेपरेट करती है ऐसे रीजन को जिसका डिफरेंट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटाइजेशन होता है उसको बोलते हैं डोमेन बॉल। फिर बात करते हैं बल्क और वॉल्यूम डिफेक्ट्स की। पोर्स cracks for an inclusion they are normally introduced during the processing and fabrication steps. Strengthening mechanism in metals। सब स्ट्रेंथनिंग मैकेनिज्म की बात करते हैं जो कि मेटल्स में होता है। सबसे पहले ग्रेन साइज रिडक्शन और ग्रेन रिफाइनमेंट। ग्रेन बाउंड्रीज हिंडर डिसलोकेशन मोशन ड्यू टू, सबसे पहला, सिंस द टू ग्रेन्स ए एंड बी हैव डिफरेंट ओरिएंटेशन अ डिसलोकेशन पासिंग फ्रॉम ग्रेन ए टू ग्रेन बी विल हैव टू चेंज इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन, ठीक है। देखो, दो ग्रेन ए एंड बी हैव डिफरेंट ओरिएंटेशन, दो ग्रेन ए और बी का डिफरेंट ओरिएंटेशन होता है जिसकी वजह से एक डिसलोकेशन पास होता है फ्रॉम ग्रेन ए टू ग्रेन बी and will have to change its direction of motion, ठीक है। there will be discontinuity of slip planes from one grain to other, ठीक है। एक ग्रेन से दूसरे ग्रेन में स्लिप प्लेन्स की डिसकंटिन्यूटी होती है, ठीक है। ग्रेन साइज में बी रिड्यूस बाय रेट ऑफ सॉलिडिफिकेशन फ्रॉम लिक्विड फेज एंड ऑल्सो बाय प्लास्टिक डिफॉर्मेशन फॉलोड बाय अप्रोप्रिएट हीट ट्रीटमेंट। ग्रेन साइज जो होता है वो रिड्यूस्ड होते हैं बाय द रेट ऑफ सॉलिडिफिकेशन के रेट से फ्रॉम लिक्विड फेज एंड ऑल्सो बाई प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, साथ में अगर हीट ट्रीटमेंट हो तो, ठीक है। सॉलिड सॉल्यूशन स्ट्रेंथनिंग की बात करते हैं। दिस इज डन बाय अलाउइंग मेटल टू अलॉय विथ इम्प्योरिटीज एज ईदर सब्सटीट्यूशनल और इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन, ठीक है। सॉलिड सॉल्यूशन स्ट्रेंथनिंग कैसे किया जाता है, बाई मेटल को अलाउ करते हैं अपन टू अलॉय विथ किसके साथ, इम्प्योरिटीज के साथ, either substitutional or interstitial solid solution, ठीक है। impurity atom that go into solid solution impose lattice strains on the surrounding host atom, ठीक है। impurity atom जो कि solid solution में जाता है वो क्या बनाता है, lattice strain
इंट्रोड्यूस कराता है कहाँ पे, सराउंडिंग होस्ट एटम पे, ठीक है। These strains are tensile when the impurity atom is smaller in size as compared to solute atoms, and compressive when it's larger in size as compared to solute atom. ये स्ट्रेन जो होता है टेंसाइल होते हैं जब इम्प्यूरिटी स्मॉलर साइज की होती है, और ये स्ट्रेन्स कंप्रेसिव होते हैं व्हेन इम्प्यूरिटीज आर लार्जर इन साइज एज कंपेयर टू सॉल्यूट एटम्स, ठीक है। द सॉल्यूट एटम्स अदर टेंड टू सेग्रीगेट टूवर्ड्स द इम्प्यूरिटी एटम, जिसकी वजह से जो सॉल्यूट एटम होता है वो सेग्रीगेट करता है टूवर्ड्स इम्प्यूरिटी एटम, मतलब लेस साइज की तरफ सेग्रीगेट करता है टेंसाइल स्ट्रेन, और ट्राई टू डिस्पर्स अवे फ्रॉम द इम्प्यूरिटी एटम, तो कंप्रेसिव स्ट्रेन, ठीक है। इन ऑर्डर टू रिड्यूस ओवरऑल स्ट्रेन एनर्जी हिंडरिंग डिसलोकेशन मूवमेंट इन द लैटिस स्ट्रक्चर, ठीक है। ओवरऑल स्ट्रेन एनर्जी को रिड्यूस करने के लिए अपन लोग डिसलोकेशन मूवमेंट को हिंडर करते हैं लैटिस स्ट्रक्चर में, ठीक है। स्ट्रेन हार्डनिंग की बात करते हैं। इट इज़ अ फिनोमिना वेयर बाय अ डक्टाइल मेटल बिकम्स स्ट्रॉन्गर एंड हार्डर एज इट इज फिट प्लास्टिकली डिफॉर्म्ड। ये ऐसा फिनोमिना है जहाँ पे डक्टाइल मेटल स्ट्रॉन्गर और हार्डर बनता है क्योंकि ये प्लास्टिकली डिफॉर्म होता है। समटाइम इसको वर्क हार्डनिंग बोलते हैं, समटाइम्स इट इज कॉल्ड एज वर्क हार्डनिंग। स्ट्रेन हार्डनिंग इज हैपन ड्यू टू डिसलोकेशन मैकेनिज्म। स्ट्रेन हार्डनिंग जो होता है किस वजह से होता है, डिसलोकेशन मैकेनिज्म की वजह से। फिर बात करते हैं बॉसिंजर इफेक्ट की। व्हेन द स्पेसिमेन अनलोड द स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल when the specimen unload the strength of material got increased due to work hardening, and if reloading it in opposite direction then back stress now support the movement of dislocation। जब स्पेसिमेन को अनलोड किया जाता है जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल होता है वो इंक्रीज हो जाता है ड्यू टू वर्क हार्डनिंग। अगर इसको फिर रीलोड करते हैं अपोजिट डायरेक्शन में तो जो बैक स्ट्रेस होता है उसकी वजह से वो सपोर्ट करता है किसको, मूवमेंट ऑफ डिसलोकेशन को, ठीक है। एज ए रिजल्ट ऑफ दैट जिसकी वजह से यील्ड पॉइंट इन अपोजिट डायरेक्शन अपीयर्स प्रीमैच्योरली, जिसकी वजह से जो यील्ड पॉइंट होता है अपोजिट डायरेक्शन में वो प्रीमैच्योरली अपीयर होता है, ठीक है। इस फिनोमिना को बोलते हैं बॉसिंजर इफेक्ट, ठीक है। ये अपने को ध्यान रखना है। फिर बात करते हैं रिकवरी की। ड्यूरिंग रिकवरी सम ऑफ द स्टोर्ड इंटरनल स्ट्रेन एनर्जी इज रिलीव्ड बाय वर्च्यू ऑफ डिसलोकेशन मोशन इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नली अप्लाइड स्ट्रेस। रिकवरी के दौरान कुछ स्टोर्ड इंटरनल स्ट्रेन एनर्जी रिलीव्ड होता है बाय वर्च्यू ऑफ किसकी वजह से, डिसलोकेशन मोशन इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नली अप्लाइड स्ट्रेस। डिसलोकेशन मोशन से जब एक्सटर्नली अप्लाइड स्ट्रेस नहीं होता जिसके रिजल्ट में एज ए रिजल्ट ऑफ इनहेंस्ड एटॉमिक डिफ्यूजन एट एन एलिवेटेड टेम्परेचर, ठीक है। फिर पॉलीगोनाइजेशन। व्हेन अ क्रिस्टल इज बेंट नंबर ऑफ एक्सेस डिसलोकेशन ऑफ सेम साइन आर इंट्रोड्यूस ड्यू टू बेंडिंग। जब क्रिस्टल बेंट होता है तो बहुत सारे एक्सेस डिसलोकेशन ऑफ सेम साइन इंट्रोड्यूस होते हैं ड्यू टू बेंडिंग की वजह से। व्हेन क्रिस्टल इज बेंट, ठीक है, बेंडिंग की वजह से बहुत सारे एक्सेस डिसलोकेशन ऑफ सेम साइन इंट्रोड्यूस होते हैं। These dislocation are distributed along the bend glide planes। ये डिसलोकेशन डिस्ट्रीब्यूट होता है along the bend glide planes, ठीक है। When the crystal is heated or annealed, जब क्रिस्टल को हीट किया जाता है और या कि अनिल किया जाता है तो जो डिसलोकेशन ग्रुप themselves into low angle grain boundary by dislocation climb figure, ठीक है। When a crystal is heated or annealed, the dislocation group themselves into low angle grain boundary having lower energy by dislocation climb figure. The process of forming this type of subgrain structure is called polygonization. Wait a second. जब क्रिस्टल को हीट किया जाता है या कि अनिल किया जाता है तो जो डिसलोकेशन ग्रुप होता है, मतलब जब क्रिस्टल को हीट या अनिल किया जाता है और डिसलोकेशन ग्रुप में तो इनटू किस फॉर्म पे, लो एंगल ग्रेन बाउंड्री के फॉर्म पे बाय डिसलोकेशन क्लाइंब फिगर। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं सब, आई थिंक मेरे को कुछ गड़बड़ है यहाँ पे, ठीक है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट रिक्रिस्टलाइजेशन की। इवन आफ्टर रिकवरी द ग्रेन्स आर स्टिल इन अ हाई स्ट्रेन एनर्जी स्टेट। रिकवरी के बाद भी जो ग्रेन्स होते हैं बहुत ही हाई एनर्जी स्टेट पे रहते हैं। रिक्रिस्टलाइजेशन इज द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेट ऑफ स्ट्रेन फ्री ग्रेन्स दैट आर रिक्वायर्ड, ठीक है। रिक्रिस्टलाइजेशन क्या है, फॉर्मेशन है नया सेट ऑफ स्ट्रेन फ्री ग्रेन्स का जो कि रिक्वायर्ड होते हैं। डिसलोकेशन डेंसिटीज आर रिड्यूस एंड प्रॉपर्टीज आर रिस्टोर्ड टू प्री कोल्ड वर्क कंडीशन। डिसलोकेशन डेंसिटी रिड्यूस हो जाती है और जो प्रॉपर्टीज होती हैं रिस्टोर्ड हो जाती हैं टू प्री कोल्ड वर्क कंडीशन पे, ठीक है। द ड्राइविंग फोर्स इज द डिफरेंस इन द इंटरनल एनर्जी ऑफ स्ट्रेन्ड एंड अनस्ट्रेन्ड मटेरियल। जो ड्राइविंग फोर्स होता है वो क्या होता है, डिफरेंस होता है
किसका, इंटरनल एनर्जी ऑफ स्ट्रेन्ड एंड अनस्ट्रेन्ड मटेरियल का। द न्यू ग्रेन्स फॉर्म इनिशियली एज ए स्मॉल न्यूक्लियाई एंड ग्रो एट द एक्सपेंस ऑफ पेरेंट मटेरियल। जो न्यू ग्रेन्स फॉर्म होता है इनिशियली वो एज ए स्मॉल न्यूक्लियाई होता है और ग्रो होता है एट द एक्सपेंस ऑफ पेरेंट मटेरियल, ठीक है। इट ऑल्सो रिफाइन द ग्रेन स्ट्रक्चर, ये ग्रेन स्ट्रक्चर को रिफाइन करता है। एक्सटेंट ऑफ रिक्रिस्टलाइजेशन डिपेंड अपॉन बोथ टाइम एंड टेम्परेचर। जो एक्सटेंट होता है रिक्रिस्टलाइजेशन को डिपेंड करता है बोथ टाइम और टेम्परेचर पे, ठीक है। द डिग्री ऑफ रिक्रिस्टलाइजेशन इंक्रीजेज विद टाइम। जो डिग्री है रिक्रिस्टलाइजेशन की वो समय के साथ बढ़ती रहती है, ठीक है। रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर इज द टेम्परेचर एट विच रिक्रिस्टलाइजेशन जस्ट रीचेस कंप्लीशन इन 1 आवर। रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर क्या है, वो टेम्परेचर है जहाँ पर रिक्रिस्टलाइजेशन जस्ट रीच करता है 1 आवर तक। ये टिपिकली रेंज करता है 0.3 TM से 0.5 TM, ठीक है। फॉर मोस्ट मटेरियल्स अलॉय TM क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर, ठीक है। एज द अमाउंट ऑफ कोल्ड वर्क increases, the degree of recrystallization is enhanced and thus the recrystallization temperature is lowered and approaches a constant value at high deformation। जैसे जैसे अमाउंट ऑफ कोल्ड वर्क इंक्रीज होता है जो वैसे वैसे ही डिग्री ऑफ रिक्रिस्टलाइजेशन इनहेंस होता है और जिसकी वजह से रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर लोअर्ड होता है एंड अप्रोच करता है किधर, एक कांस्टेंट वैल्यू एट हाई डिफॉर्मेशन की तरफ, ठीक है। जिंक, टिन एंड लेड हैव रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर बिलो द रूम टेम्परेचर। जिंक, टिन और लेड जो होता है उनका रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर रूम टेम्परेचर के बिलो होता है, ठीक है। दिस मीन्स दैट दीज मेटल कैन नॉट बी कोल्ड वर्कड एट रूम टेम्परेचर सिंस देयर रिक्रिस्टलाइजेशन स्पॉन्टेनियसली। इसका मतलब क्या है, ये मेटल्स जिंक, टिन और लेड कोल्ड वर्क, इसका मतलब है कि दीज मेटल्स कैन नॉट बी कोल्ड वर्क, ये मेटल्स कोल्ड वर्क नहीं हो सकते, जिसकी वजह से मतलब एट रूम टेम्परेचर दीज मेटल्स कैन नॉट बी कोल्ड वर्क सिंस, जिसकी वजह से रिक्रिस्टलाइज बहुत ही स्पॉन्टेनियसली रिक्रिस्टलाइज होता है एंड रिफॉर्मिंग अ स्ट्रेन फ्री लैटिस स्ट्रक्चर, और स्ट्रेन फ्री लैटिस स्ट्रक्चर रिफॉर्म बनाता है, ठीक है। फॉर इक्वल अमाउंट ऑफ कोल्ड वर्किंग मोर स्ट्रेन हार्डनिंग इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू इनिशियली फाइन ग्रेन मेटल देन इनटू इनिशियली कोर्स ग्रेन मेटल, ठीक है। इक्वल अमाउंट ऑफ कोल्ड वर्किंग के लिए ज़्यादा स्ट्रेन हार्डनिंग इंट्रोड्यूस किया जाता है इनिशियली फाइन ग्रेन मेटल में देन इनिशियली कोर्स ग्रेन मेटल के कंपैरिजन में, ठीक है। देयरफॉर द फाइनर द इनिशियल ग्रेन साइज द लोअर द रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर, मतलब जिसकी वजह से मतलब जितना फाइनर इनिशियल ग्रेन साइज होगा उतना लोअर क्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर होगा, ठीक है। द फाइनर द इनिशियल ग्रेन साइज द लोअर द क्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर, ठीक है। लार्ज ग्रेन हैव लोअर फ्री एनर्जी देन स्मॉल ग्रेन्स। लार्ज ग्रेन के पास लोअर फ्री एनर्जी होती है कंपेयर टू स्मॉलर ग्रेन्स, मतलब स्मॉलर ग्रेन्स के पास हाई फ्री एनर्जी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे अपना सेकंड चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में अपन थर्ड चैप्टर की बात करेंगे, फेज डायग्राम एंड हीट ट्रीटमेंट की। ओके, सो थैंक यू सो मच।